Assalamualaikum. Welcome to the software engineering course in lecture number 12. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कशन की थी हमारा रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। उनमें से हमने इंटरव्यूज़, सिनेरियोज़, यूज़ केसेस एंड एथनोग्राफी की टेक्निक काफ़ी डेप्थ के अंदर हमने डिस्कशन किया था उसका। और मैंने आपको बताया था कि ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ टेक्निक्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, यानी एजेस है, उनका एडवांटेज है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक टेक्निक के ऊपर फोकस किया जाए, उनमें से दो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, सारी भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम किस नेचर का है और आपकी रिक्वायरमेंट की जो इलस्ट्रेशन है वो किस हद तक जो है वो कॉम्प्लेक्स है। फिर उस हिसाब से हम इन तीनों चारों टेक्निक में से कोई एक सूटेबल टेक्निक्स जो हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल है, उसको हम यूज़ करके अपना काम कर लेंगे। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ लेक्चर से कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, उसकी जो पहली एक्टिविटी थी वो थी रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड जो एक्टिविटी है अब हम उसको डिटेल से देखेंगे, जो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है। इलस्ट्रेशन के फेज़ के अंदर हम वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर चुके हैं, जो भी टेक्निक इस्तेमाल की। अब उसको वैलिडेट करना है। कंसर्न विद द डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द रिक्वायरमेंट्स डिफाइन इन द सिस्टम दैट द कस्टमर रियली वांट्स। जो आपने रिक्वायरमेंट्स इलस्ट्रेट की हैं या एक्सप्लेन की हैं या वो डॉक्यूमेंट बनाया है रिक्वायरमेंट्स का, तो उस चीज़ को अब ये वैलिडेट करना है कि क्या ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो क्लाइंट चाहता है, जो क्लाइंट 100% हमसे चाहता है, क्या ये रिक्वायरमेंट्स वही हैं। अगर तो वही हैं, दैट इज़ द वेल एंड गुड। अगर कोई ख़राबी है या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो नहीं ऐड करनी चाहिए थी, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो हमने ऐड नहीं की, मिस हो गई हमसे, या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें जिसमें कन्फ्यूजन होगी क्लाइंट को और डेवलपर को, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, एम्बिगुइटी की वजह से, तो उस स्टेज के ऊपर फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। रिक्वायरमेंट्स एरर कॉस्ट आर हाई, सो द वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर तो रिक्वायरमेंट में कोई एरर आ गया और इस स्टेज के ऊपर हमने उसको जाने दिया, तो वो जाहिर है वही एरर जाके आगे डेवलपमेंट में जाएगा, और डेवलपमेंट में वो जब एरर प्रोड्यूस होगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी, बजाय कि हम उसको इधर ही ठीक कर लें वैलिडेट करके। तो इसलिए वैलिडेशन की टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्सिंग ए रिक्वायरमेंट एरर आफ्टर द डिलीवरी कॉस्ट ऑफ द 100 times द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द इम्प्लीमेंटेशन एरर। वही बात कि आज जब आप उस एरर को ठीक करेंगे तो उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको यहीं पे इग्नोर करेंगे या आपकी नज़र में वो रिक्वायरमेंट नहीं सामने आएगी जो गलत है, तो वो जाहिर है जब इम्प्लीमेंटेशन के वक्त पता चलेगा कि वो एरर आया है, डिलीवरी के वक्त पता तो जाहिर है उसकी कॉस्ट अब 100 times बढ़ जाएगी, क्योंकि अब दोबारा आपको वो सारा काम करना है। रिक्वायरमेंट चेकिंग के अब क्या तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले वैलिडिटी चेक की जाती है। वैलिडिटी में ये चेक करते हैं कि क्या जो यूज़र फंक्शन चाहता है या जो यूज़र रिक्वायरमेंट चाहता है, क्या वही परफॉर्म होगी, उसकी ज़रूरत यही है। इस चीज़ को वैलिडेट करना कहते हैं। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी चेक की जाती है कि रिक्वायरमेंट में कोई कन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है। कुछ रिक्वायरमेंट्स में एम्बिगुइटी आ जाए, एम्बिगुइटी की वजह से इनकंसिस्टेंट हो जाती है रिक्वायरमेंट। इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट में रेडिडेंसी हो सकती है या लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन ही हो सकती है। तो इस चीज़ को भी चेक किया जाता है कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है जिनके दरमियान आपस में कोई कन्फ्लिक्ट्स हो। तीसरी चीज़ होती है कंप्लीटनेस। क्या रिक्वायरमेंट कस्टमर ने जो आपको दी हैं वो मुकम्मल हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई पार्शली तो नहीं है वो। रियलिज्म, क्या रिक्वायरमेंट्स जो आप
आपको क्लाइंट ने फराहम की हैं, क्या वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रियलिस्टिक हैं? रियलिस्टिक का मतलब क्या वो मुमकिन है बनाना, उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके लिए हमारे पास स्किल सेट के लोग हैं, उसके लिए हमारे पास बजट है। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो हमारी ये चीज़ भी वैलिडेट हो जाती है। फाइनली वेरीफाइबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट्स आपने दोबारा वेरीफाई कर ली हैं, चेक्ड कर ली हैं क्लाइंट ने और आपने। अब ये तमाम वो वैलिडेशन के अंदर ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने परफॉर्म करनी है। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन टेक्निक जो है वो 3 है। रिक्वायरमेंट्स रिव्यू, सिस्टमैटिकल मैनुअल एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, इसमें हर रिक्वायरमेंट को मैनुअली हम एनालिसिस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट, वो तीनों जो चारों चीज़ें ये जो मैंने अभी आपको लास्ट में दिखाई हैं 5 चीज़ें, ये हर रिक्वायरमेंट पे मैनुअल हम टेस्ट करेंगे। दूसरी टेक्निक प्रोटोटाइपिंग की होती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी, इससे पहले वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी। ये वो टेक्निक है कि आप एक मॉडल बनाते हैं, आप एक मोकअप मॉडल बनाते हैं जो सिर्फ कस्टमर को इस चीज़ को शो करता है इनिशियल लेवल पे कि भाई ऐसा सिस्टम लगेगा आपको बन के। तो उसको देख के क्लाइंट समझ जाता है कि इनके दरमियान क्या मतलब एसोसिएट हो सकती है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। टेस्ट केस जनरेशन की जाती है कि डेवलपिंग द टेस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट चेक द टेस्टेबिलिटी, को टेस्ट केसेस बनाई जाएंगी कि कोई भी रेलेवेंट हो सकती हैं। टेस्ट केसेस हम अगले कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स रिव्यूज़ जो हैं वो होती हैं। रिव्यूज़, अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि सबसे पहली जो टेक्निक है हमारी रिक्वायरमेंट रिव्यूज़ की है। रेगुलर रिव्यूज़ शुड बी हेल्ड वाइल रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन इज़ बीइंग फार्मुलेटेड, कि रेगुलर रिव्यू का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन को रिव्यू किया जाए। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ शुड बी इन्वॉल्व इन द रिव्यूज़, दोनों आपके क्लाइंट भी और कोई कॉन्ट्रैक्टर वाले लोग हैं वो भी साथ हों आपके। रिव्यूज़ में भी द फॉर्मल, कोई डॉक्यूमेंटेड हो सकता है या इनफॉर्मल भी हो सकता है। बेसिक गुड कम्युनिकेशंस बिटवीन डेवलपर्स एंड कस्टमर यूज़र रिजॉल्व द प्रॉब्लम एट अर्ली स्टेज। अगर इनके दरमियान में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, अच्छी कम्युनिकेशन है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि इसी स्टेज पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए। उसके बाद वही चेक करना, रिव्यू चेक किया जाए, वेरीफाइबल है, रियलिस्टिक है, कंप्रिहेंसिबिलिटी है यानी अंडरस्टूड है मुकम्मल तौर पे, ट्रेसेबिलिटी है, क्लियरली स्टेटेड है रिक्वायरमेंट्स या नहीं है, अब अडॉप्टेबिलिटी है, क्या इन रिक्वायरमेंट्स को हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं या सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगली जो टेक्निक है वैलिडेशन के बाद वो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ managing the changing requirements during the requirement engineering process and system development। अब हमने इस फेज़ के अंदर ये देखना होता है कि क्या हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान या सिस्टम को डेवलप करने के दौरान कोई रिक्वायरमेंट अगर बदलने की तरफ जाए या चेंज होने की तरफ जाए तो क्या हमारा सिस्टम इस चीज़ की इजाज़त देगा। न्यू रिक्वायरमेंट इमर्ज एज द सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप्ड एंड आफ्टर इट गॉन टू यूज़, के नई रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम क्या ऐड कर सकते हैं सिस्टम में। यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स एंड मेंटेन द लिंक्स बिटवीन डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स। तो कुछ इसमें डिपेंडेंसी होती है रिक्वायरमेंट्स में, उनके लिंक को चेक करना पड़ता है। कोई रिक्वायरमेंट में अगर चेंजेस हो रही हैं तो उसको चेक करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो देखनी पड़ती हैं। अब चेंजिंग रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस और टेक्निकल इन्वायरमेंट अगर बदल जाए तो फिर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं और ऐसा हो कि इंस्टॉलेशन के बाद अगर ये चेंज करनी पड़ जाए तो फिर भी प्रॉब्लम है। क्या हमने ऐसा सिस्टम अपनाया कि बाद में उसको चेंज किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। न्यू हार्डवेयर में बी इंट्रोड्यूस्ड, it may be necessary to interface of the system
विद अदर सिस्टम के इंटरफेस, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन होना है वो इंटरफेस के ज़रिए होना है, तो क्या वो अवेलेबल है, क्या वो चेंज को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अडॉप्ट करता है। बिज़नेस प्रायोरिटी चेंज हो सकती हैं, न्यू लेजिस्लेशंस आ सकती हैं, रेगुलेशंस आ सकती हैं, जिनकी बेस पे हमें सिस्टम में कोई चेंज करना पड़ सकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है द पीपल हु पे द सिस्टम यूज़र आर रेयरली सम पीपल, यानी एक तो वजह आपको मैंने बताई कि बिज़नेस रूल्स हो सकते हैं, टेक्निकल इन्वायरमेंट हो सकती है, न्यू हार्डवेयर, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिमांड इन्वायरमेंट की हो सकती है, उस बेस पे चेंज हो सकता है। दूसरा चेंज यूज़र की ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता है कि भाई यूज़र अब कोई नई चीज़ उसमें ऐड करवाना चाहता है, तो सिस्टम इम्पोज द रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल एंड बजटरी कंस्ट्रेंट दीज कन्फ्लिक्ट एंड यूज़र्स एंड आफ्टर डिलीवरी। अब ऐसा होगा कि भाई प्रॉब्लम ये आती है कि भाई चेंज जब हम करेंगे आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द सिस्टम, फिर उसकी पेमेंट का इशू आ जाता है कि क्या वो यूज़र पे करेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस तरह की चीज़ें पहले से डिसाइड अगर हो जाएं तो वो ज़्यादा आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। अगर ये प्रॉब्लम ज़ाहिर है आगे चली गई तो फिर फर्दर इश्यूज आ सकते हैं। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स द लार्ज सिस्टम यूजुअली हैव डाइवर्स यूज़र कम्युनिटी विद मैनी यूज़र्स। आपको पता है कि जो बड़े सिस्टम्स हैं उसको पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, जैसे पूरी दुनिया की एग्जांपल फेसबुक है, जैसे दूसरी हैं। अब इसमें आप देखें पूरी दुनिया में हर तरह के लोग हैं, डाइवर्स पीपल्स हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले। ज़ाहिर है उसमें फिर वहाँ पे चेंजिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह कोई अगर बड़ी कंपनी है वहाँ पे भी डाइवर्स नेचर के लोग होते हैं, वहाँ पे सिस्टम को हर तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और फिर वहाँ पे एरर्स जो निकलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। द फाइनल रिक्वायरमेंट्स आर इनविटेबली एंड ए compromises between and with the experience. It is often discovered that is the balance of the support given to the different users has to be the change. तो ये इस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं शायद। यहाँ पे अब आपको बेसिक डायग्राम दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले इनिशियल प्रॉब्लम होगी अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हम बताएंगे जो चेंज करनी है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स जो है उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा चेंज को कि क्या वाकई ही वो अडॉप्टेबल है या नहीं है। उसके बाद फाइनली अगर वो हमें लगता है कि अडॉप्टेबल है तो फिर आप उसको चेंज कर देंगे और जाहिर है हमें ये टाइम भी इतना फ्रेम लगेगा कंप्लीट करने में ये प्रोसेस। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लानिंग, एस्टैब्लिश द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट डिटेल इज़ रिक्वायर्ड। तो क्या है रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफिकेशन कि यूनिकली रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, क्रॉस रेफरेंस ना हो दूसरी रिक्वायरमेंट से। ए चेंज रिक्वायरमेंट प्रोसेस, दिस इज़ a set of activities, assesses the impact and cost of changes, discuss the process more detail in following section। यानी यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी चेंज होंगी उनका क्या इम्पैक्ट होगा पूरे सिस्टम पे और उसकी कॉस्ट क्या होगी और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज़ होती हैं। दीज पॉलिसीज़ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ईच रिक्वायरमेंट and between the requirements and the system design that should be recorded। तो ऐसा हो सकता है। टूल क्या है, यानी कोई रिक्वायरमेंट्स चेंज करने के लिए हमें नए टूल्स तो नहीं चाहिए, इस चीज़ की भी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट के अंदर डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट्स चेंज शुड बी एक्सेप्टेड, तो फिर प्रॉब्लम एनालिसिस किया जाता है और उसकी स्पेसिफिकेशन को चेंज किया जाता है रिक्वायरमेंट्स की। During this stage, the problem or the change proposal is analyzed to check it is valid, कि वो valid है या नहीं है, and this the analysis is fed back to the change requester who respond with the more specific requirement change proposal। आप उसको analysis करते हैं और उसके बाद एक proposal वापस देते हैं कि भाई इस तरह requirements change हो सकती हैं, अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप ये चेंज ना करवाएं तो फिर वो रिक्वेस्ट विड्रॉ भी हो जाती है। चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग, जब ये तय हो जाता है कि ये रिक्वायरमेंट चेंज होनी है तो फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, उस पर रिसोर्सेज कितनी लगेंगी, उसके लिए लोग कौन कौन से एलोकेट करेंगे,
इस चीज़ का डिसीजन किया जाता है स्टेज पे। फाइनली उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और यानी सिस्टम डिज़ाइन में और पूरे ओवरऑल सिस्टम में जहाँ जहाँ चेंजेस दरकार हैं उनको फिर अमली तौर पर परफॉर्म कर दिया जाता है। यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, उसके बाद हम उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे, चेंज स्पेसिफिकेशन का एनालिसिस करेंगे, अभी मैंने इनको इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है। उसके बाद चेंज एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे, फाइनली वो चेंज इम्प्लीमेंट हो जाएगी और हमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिवाइज्ड मिलेंगी। इस तरह ये हमारा जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया। हमने सारे टेक्निक्स देख ली जिसमें इलस्ट्रेशन है, एनालिसिस है, वैलिडेशन है और इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट है। वो सारा प्रोसेस हमने आज मुकम्मल कर लिया। इसके साथ हमारा जो चैप्टर 4 था रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग वाला, ये भी आज मुकम्मल हो चुका है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।